ठीक है। अब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी एब्जॉर्प्शन में अगर आप देखिएगा कि अभी तक तो आपने देखा कि कैसे जो है वो डाइजेशन सब कुछ हुआ है। तो ये फिजियोलॉजी एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सब तरीके से होता है। जैसे डिफ्यूजन भी होगा, अगर ठीक है डिफ्यूजन भी होगा, उसके बाद जो है फैसिलिटेट डिफ्यूजन से भी हो सकता है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन के बाद जो है फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है वो आप देखिए, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से वो एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं टंग है, बकल कैविटी में ये फ्रेलिनम, ये म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, फ्रेलिनम और लुंगिले। यहाँ से जो है कुछ ड्रग्स का बकल कैविटी से एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सी ड्रग होती है? वही वैसोडाइलेटर। ठीक है, वैसोडाइलेटर मतलब वो जो ब्लड प्रेशर की जो दवा होती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, उसका कुछ जो है वो क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद फिर फूड जो है वो कहाँ आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। ठीक है, स्टमक में अगर आप देखेंगे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, या फिर जो है अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए देखिए शराब पीने के फ़ौरन बाद लोगों को नशा आ जाता है, क्योंकि अल्कोहल से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सिंपल शुगर का भी यहीं से एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी इसीलिए देता है कि यहीं पर से इसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सिंपल शुगर। और सम ड्रग्स, ठीक है, कुछ जो है वो ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सम ड्रग्स का मतलब जैसे एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन का एग्जाम्पल कहाँ से होगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, वो स्टमक से ही हो जाता है एस्पिरिन। इसीलिए एस्पिरिन को अगर अल्कोहल के साथ लिया जाए तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब जब होता है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं फिर नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, वो देखिएगा ये जो है वो आपको इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहाँ से क्या होने लगता है, एब्जॉर्प्शन होने लगता है। स्मॉल, मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको बताया ही था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई रहती है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन बढ़ाता रहता है। ये वॉल्स और ठीक है, सिर्फ माइक्रोविलाई हम आपको बताते हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई में अगर आप देखेंगे ये, ठीक है, ये जो है वो आपको एंटेरोसाइट्स है, कॉलमनर सेल्स, एंटेरोसाइट्स। ठीक है, म्यूकस इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। म्यूकस तो आप जानते ही हैं, म्यूसिन प्लस वाटर होता है। क्या होता है ये? म्यूकस प्लस वाटर, पानी और म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस प्लस जो है वो क्या होगा, वो वाटर होगा। ठीक है, आप देखिएगा म्यूकस प्लस जो है वो वाटर रहेगा। ठीक है, और अगर आप देखते हैं म्यूकस, तो अभी भी जो है वो मेजरली, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अगर देखेंगे, सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स जो है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ये इसका जो है वो क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, मोनोसैकेराइड। अच्छा, कार्बो प्रोटीन का जो है वो एमिनोसिड्स उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सका है। लिपिड्स में अगर अच्छा न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा। ठीक है, पेंटोज शुगर के बाद फिर जो है फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। मिनरल्स हो जाएगा, इसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। वाटर का जो है वो मेनली एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। और विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स अगर आप देखेंगे दो तरह का हो सकता है। एक तो जो है वाटर सॉल्युबल होगा, दूसरा क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन होगा। ठीक है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉल्युबल जो है वो विटामिन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वो अगर देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएगा। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, और फिर फैटी एसिड भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, ठीक है, फैटी एसिड भी हो सकता है। जैसे लिपिड्स का दो कंपोनेंट, फैटी एसिड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा, जैसे कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो ये सब यहाँ से लेकर के अगर आप, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे तो ये सब कैसा होता है, ये सब फैट्स में सॉल्युबल होता है। अच्छा, ये हर तरह से, जैसे अगर आप देखेंगे ये हर तरह से ये मतलब एब्जॉर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देख लेते हैं, जैसे अमीनो एसिड है। ठीक है, देखो अमीनो एसिड्स है, ठीक है, सोडियम है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड में, ये सब हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के फूड होते हैं। एकदम याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं। ठीक है, हाई न्यूट्रिशनल हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का ये क्या होता है, वो फूड होता है। ठीक है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू का ये क्या रहेगा, फूड रहेगा। तो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू का जो अगर फूड रहेगा तो जाहिर है इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ये सब क्या है, ये सब ल्यूमन है इंटेस्टाइन का। तो ये डिफ्यूजन, यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ये सब का, तो डिफ्यूजन से तो ये एब्जॉर्ब हो ही गा होगा। ठीक है,
ठीक है, डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब, साथ साथ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी एब्जॉर्ब होगा, मतलब कंप्लीटली, ठीक है। डिफ्यूजन से जब एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर में बराबर हो जाएगा, लेकिन बराबर तब तो ये फिर डिफ्यूजन से नहीं होगा, इसलिए, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी इसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जो है, ठीक है, ये आपको ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे तेजी के साथ और सबसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, सबसे फास्टली और सबसे कंप्लीटली जो है वो कौन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ऐसे तो बोला ये जाता है कि फ्रुक्टोज और मैनोज, ठीक है, अगर आप देखेंगे फ्रुक्टोज और मैनोज, ठीक है, आगे एक सेकंड रुको। देखो, फ्रुक्टोज और मैनोज जो होता है वो आपको फैसिलिटेट डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एमिनो एसिड्स प्लस ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन से, ठीक है, और इसके साथ साथ और भी, ठीक है, जैसे कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्ब, जैसे सोडियम भी हो सकता है फैसिलिटेट, क्योंकि देखो सोडियम जो एब्जॉर्ब होगा ये तो नॉर्मल डिफ्यूजन से नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस है, तो आयंस जब एब्जॉर्ब होता है, इवन की विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी एब्जॉर्ब होता है, तो उसमें कैरियर प्रोटीन यूज होता है, और वो, ठीक है, कैरियर प्रोटीन यूज होगा, और उस तरह से वो क्या होता है, कैरियर प्रोटीन यूज, तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सब फैसिलिटेट डिफ्यूजन से भी होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस रहेंगे, पहले यहाँ पर जो पानी जो रहता है, ये जो वाटर जो रहता है, पानी के साथ जा करके ये क्या होता है, ये चिपक जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, अच्छा, एक इंट्रोसाइट को ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा करके तुमको दिखा देते हैं, ठीक है, ये देखो एक इंट्रोसाइट है, यहाँ पर वाटर म्यूकस है, तो म्यूकस में वाटर रहता है, ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पर चिपक जाएगा, चिपकने के बाद फिर ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, और फिर इसका जो है यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस कर दिया जाएगा, यानी ये सेल है ना, ये सेल है एक्सोसाइटोसिस, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सोसाइटोसिस कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिम्फ वेसल्स, यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज रहती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लैक्टियस कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टियस कहेंगे, और इसके चारों तरफ जो है वो, अगर आप देखेंगे इसके चारों तरफ जो है वो ब्लड वेसल्स रहती है, इसके चारों तरफ लैक्टियस, लिम्फ वेसल्स, और ये ब्लड वेसल मतलब ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, वहाँ पर कैपिलरी लैक्टियस, ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरीज है, ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है, लेकिन लैक्टियस, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी, तो आपने देखा यहाँ पे, तो ये सब तो खैर अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद फिर क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है, तो जाहिर है ये कहाँ चला जाएगा, ये सब जो है वो ब्लड में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड में मेजरली वाटर होते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल है, तो ये वहाँ चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जो होगा वो इनका होगा, ठीक है, ये देखो फैट सॉल्युबल विटामिन से लेके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉल वगैरह, ये जो कंपोनेंट है, ज़रा सा देखिएगा, ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसके साथ ये दिक्कत ये है कि ये तो इसके साथ चिपक ही नहीं पाएगा, जब तक कि ये यहाँ पर एड्जॉर्ब नहीं होगा तब तक ये अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये म्यूकस में क्या रहता है, वाटर रहता है, तो पहले इसको क्या करना होगा, पहले इसको फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। वाटर सॉल्युबल क्या कैसे बनाइएगा भाई, इसके साथ लगेगा फॉस्फोलिपिड और बाइल सॉल्ट, ठीक है, फॉस्फोलिपिड और क्या लग जाएगा, प्लस बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट लगे, फॉस्फोलिपिड और बाइल सॉल्ट लगेगा, तो फिर ये जो है ना, ये, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइल सॉल्ट, ये क्या बन जाएगा, एक एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप कहेंगे माइसिलीज, क्या कहेंगे, माइसिल्स, ठीक है, माइसिलीज कहेंगे, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड और वाटर सॉल्युबल। अब तो ये देखिएगा, ठीक है, वाटर सॉल्युबल हो गया, तो अब ये इसके यहाँ पर जो है वो क्या होगा, चिपक जाएगा, चिपकने के बाद जो है जितने भी फैट सॉल्युबल कंपोनेंट होंगे, सब के सब कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, अंदर जाने के बाद छोटा छोटा जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, और इसी को आप क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन, ठीक है, छोटा सा रहेगा, काइलोमाइक्रोन रहेगा, ठीक है, ये हो गया, अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद फिर ये काइलोमाइक्रोन को जो है वो बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब ये विलाई में वो डाल दिया जाएगा, विलाई में।
अब ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड वेसल्स में तो काइलोमाइक्रोन जाएगा नहीं, क्योंकि काइलोमाइक्रोन जो है ये तो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ये तो फैट सॉल्युबल है और ब्लड में मेजरली वाटर होता है। तो फिर ये कहाँ चला जाता है, ये लिम्फ में चला, ये जो है वो कहाँ चला जाता है, लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है। और जैसे क्योंकि इसका कलर वाइट होता है, जैसे ही ये इसमें एब्जॉर्ब होता है, पूरा इस लिम्फ का कलर जो है वो वाइट हो जाता है, पूरा इस लिम्फ का कलर जो है वाइट हो जाता है। और अब आप, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी वाइट हो जाएगा। इसीलिए इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टियस कहते हैं, ठीक है। लैक्टियस मतलब लैक्टोज जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है, वो व्हाइट कलर का होता है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा, इसी वजह से इसका नाम लैक्टियस भी हम लोग। और इस तरह से ये फिर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजरली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है, मेजरली जो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है वो कोलोन होता है, यहाँ पर जो है वो क्या कोलोन होता है, ठीक है, कोलोन और रेक्टम भी होता है। तो कोलोन, रेक्टम, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो अगर देखेंगे मेनली जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसका होगा, वाटर का होगा, ठीक है, मिनरल्स का होगा, वाटर का हो रहा है उसके साथ साथ मिनरल्स का भी हो जाएगा, एंड सम ड्रग्स, ठीक है, कुछ ड्रग्स का भी क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब, वाटर मिनरल सम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर का मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, वो रेक्टम में होता है, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड में यानी फीसस में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि आपको फिर एनल कैनाल से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इनका जो है वो, हाँ, ये याद रखिएगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज सबसे फास्ट और सबसे कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल, ठीक है, सबसे फास्ट और सबसे कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल, सबसे फास्ट और सबसे कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड रहता है। फ्रुक्टोज और मैनोज चाहे और फिर एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज, ये सब जो है, ये सब, अच्छा हाँ, उसके बाद देखिएगा एमिनो एसिड्स, क्योंकि एमिनो एसिड्स ग्लूकोज वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा, पहले तो डिफ्यूजन जितना जाना चला जाएगा, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो ग्लूकोज का प्लस एमिनो एसिड्स का प्लस सोडियम का, ये तीनों का जो है सिम्पोर्ट होता है। सिम्पोर्ट मतलब एक साथ जो है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होते हैं कैरियर प्रोटीन के जरिए। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट क्या होता है वो हम लोग आगे देख लेंगे, तो वो हम लोग जो है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में देखेंगे। तो ये या फिर आप लोग जानते ही होंगे, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इसी तरह से एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा जो है डिजॉर्डर्स देख रहे हैं, डिजॉर्डर्स और डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो सकता है तुम्हारा, एक जॉन्डिस के बाद फिर जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, जॉन्डिस के बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस के बाद एक सेकंड, ठीक है, जॉन्डिस के बाद वॉमिटिंग हो सकता है, वॉमिटिंग के बाद डायरिया हो सकता है, डायरिया के बाद जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के बाद इनडाइजेशन हो सकता है, इनडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस में क्या होता है, ये लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, उतना लिखेंगे नहीं, आप जानती हैं ये क्या है, लीवर की प्रॉब्लम है जॉन्डिस। लीवर की प्रॉब्लम मतलब कि लीवर तरीके से जो है वो बाइल सॉल्ट को नहीं निकल पाएगा, यानी बिलीरुबिन को जो है, बिलीरुबिन मेनली बाइल सॉल्ट रहता है, उसको ये फीसस के साथ मिला करके नहीं निकल पाएगा, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। तो जब बाइल सॉल्ट बिलीरुबिन नहीं निकलेगा, पीले रंग का ये सब्सटेंस है, पूरे बॉडी में जमा हो जाएगा, ब्लड में जमा हो जाएगा, ठीक है, हर जगह जमा हो जाएगा, तो पूरे बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, इसीलिए इसको पीलिया भी कहते हैं, ठीक है, मतलब पीलिया मतलब हिंदी वर्ड, मतलब ये कॉमन है, ठीक है, तो पीलिया भी कहते हैं। आँख की पीली हो जाएगी, स्किन जो है पीली हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जॉन्डिस कहते हैं, ये लीवर की प्रॉब्लम है। सेकेंड जो देखें वॉमिटिंग, ठीक है, मान लीजिए किसी ने कुछ खाया, ठीक है, और ये पेट में गया, पेट में जैसे ही खाना जाता है ये देखता है कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ चीज़ है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, तो फिर वो रिवर्स पेरिस्टालसिस करता है, मतलब पेरिस्टालसिस ये जो मूवमेंट होता है ये उल्टा पेरिस्टालसिस करता है और सारे फूड को माउथ के रास्ते बाहर निकाल देता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरिया, डायरिया में मतलब है कि वही, मतलब डायरिया में रीएब्जॉर्प्शन, डायरिया में जो है एब्जॉर्प्शन जो होता है, पानी का जो एब्जॉर्प्शन है होता है या फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम्प्लीटली अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो स्टूल जो पास करता है उसको कहते हैं हम, क्या कह सकते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ प्रोफ्यूज एफर्टलेस, सडन ऑनसेट मतलब एक झटके से जो है वो शुरू, प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा, स्टूल स्टूल जो पास होगा, फीसस जो पास होगा वो एक झटके से पास होगा, सडन ऑनसेट होगा, और वो एकदम कैसा होगा, वो एकदम काफ़ी राइस वाटर की तरह, ठीक है, चावल के पानी की तरह पतला रहेगा स्टूल, और क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं पाया उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डायरिया।
पढ़ाने वाली बात नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, ये उल्टा होगा इर्रेगुलर बोवेल हैबिट से। मतलब किसी का कोई बोवेल मतलब कि फीसस डिस्चार्ज करने का कोई अगर पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो कहाँ फीसस कहाँ जाके जमा हो जाएगा? फीसस जाकर रेक्टम में जमा होता है। आप रेक्टम जानते हैं, रेक्टम की प्रॉपर्टी होती है एक्स्ट्रा अमाउंट, सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर को ये क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। ये अगर मान लीजिए बहुत देर तक फीसस को रिलीज नहीं किया जाएगा, तो फीसस से सारा पानी ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फीसस बहुत कड़ा हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, और इसका डेफिकेशन करना या इजेशन करना, ठीक है। डेफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है, ठीक है। तो ये जो हाई मूवमेंट है वो डेफिकेशन होता है। तो डेफिकेशन उसका नहीं हो पाएगा, उसका भी अगर नहीं हो पाएगा तो उसी को आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद इनडाइजेशन, ठीक है। इनडाइजेशन में क्या होगा, मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मान लीजिए फूड जो है किसी ने खाया और फूड कहाँ चला गया, वो जो है वो स्टमक में चला गया। स्टमक में जाने के बाद, ठीक है, या तो स्टमक से जो एंजाइम निकल रहा है, एंजाइम नहीं हो, ठीक है, मतलब एंजाइम नहीं निकलेगा कोई भी रीजन की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइम नहीं निकलता है, तब भी पे क्या हो सकता है, इनडाइजेशन, मतलब ये चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, इनडाइजेशन उसी को कहेंगे। अच्छा, एक रीज़न तो ये इनसफिशिएंट एंजाइम सिक्रीशन एक। दूसरी बात है, काफ़ी जो है अगर कोई स्पाइसी फूड खा लेता है, ठीक है, बहुत स्पाइसी वगैरह, बहुत ऑयली या स्पाइसी फूड भी खा लेगा, तो स्पाइस वगैरह को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। लिपिड है वो सब, स्पाइस को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। जितना गैस्ट्रिक जूस निकलेगा उतना ज़्यादा वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। बहुत देर तक फूड जो है डाइजेशन नहीं होगा तो पेट में पड़ा रहेगा। फीलिंग ऑफ भरा भरा सा, मतलब बहुत ज़्यादा भरी भरी सी जो है वो तबीयत लगेगी। फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ खाली नहीं है ना भरी है, ठीक है। फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगा, एक तो इनसफिशिएंट एंजाइम सिक्रीशन से, दूसरा ऑयली एंड स्पाइसी फूड की वजह से, तीसरा जो है वो अगर आप देखेंगे ऑयली स्पाइसी, तीसरा जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से, मतलब फूड गंदा फूड अगर खा लें, बैक्टीरिया फैक्टीरिया सब हो, तो वो सब तो इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से भी नहीं डाइजेस्ट। और चौथा जो है वो आप कह सकते हैं जैसे एनजाइटी की वजह से। एनजाइटी मतलब घबराहट की वजह से। देखो, आदमी कोई टेंशन में रहता है, घबराहट रहता है, एंजाइटी में रहता है, टेंशन वगैरह प्रेशर रहता है किसी चीज़ का, तो वो बहुत सोचने लगता है, ठीक है। सोचता है तो उसकी बॉडी चली जाती है इमरजेंट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में। और इमरजेंसी सिचुएशन में अगर जाता है तो सारा वो जो ये सब डाइजेशन वगैरह जो है, ठीक है, ये सबको रोक कर करके इमरजेंसी काम कर स्टार्ट हो जाता है। एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, दिमाग का काम तेज़ हो जाता है, सेंसरी ऑर्गन का काम। अरे डाइजेशन वगैरह करना तो है, ये सब जो है नॉन इमरजेंट फंक्शन है ना, ठीक है, कोई इमरजेंसी का फंक्शन तो है नहीं। पहले अगर मान ली कोई इमरजेंसी सिचुएशन, पहले जान बचाइएगा कि जान बचाना चाहिए कि पहले जो है डाइजेशन होना चाहिए। तो ये जो नॉन इमरजेंट फंक्शन है वगैरह सिक्रीशन हो जाएगा, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से एंजाइम सिक्रीशन होता है। तो अभी क्या एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो एंजाइम का सिक्रीशन सब बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाएगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी। ये सब जो है वो डिसऑर्डर्स हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग ज़रा सा एक और देख लेते हैं जिसको आप कहते हैं पेम। एक और डिजीज़ है जिसको, एक क्लास ऑफ डिजीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो ये डाइटरी डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू, ये होता है ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ, ठीक है, ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरी। देखो, अगर खाने में प्रोटीन की कमी होगी या फूड कैलोरीज मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होगी, कैलोरीज मतलब कहाँ से, एनर्जी हमको कहाँ से मिले, कार्बोहाइड्रेट से। अगर मान लीजिए खाने में अगर, ठीक है, खाने में अगर मान लीजिए प्रोटीन की कमी होती है, और ठीक है, प्रोटीन की कमी होती है और है वो कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होगी, तो उसी को हम लोग क्या, उसी के वजह से डिजीज होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन कॉजेज इन, ठीक है। ये चिल्ड्रन में होता है, और ये दो तरह की डिजीज होगी, मतलब ये प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, एक तो मैरस्मस होगा, दूसरा क्या होगा, क्वाशरकोर होगा, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, मैरस्मस क्यों होता है। देखो रीज़न क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आप गौर करिए, मान लीजिए कोई लेडी है, ठीक है, उसको अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब एक प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, एक बार जो है वो पार्ट्यूरेशन होता है, ठीक है, और 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल 9 महीना 10 महीने के बाद ही या 11-12 महीने में ही सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है। तो क्या होगा, पहला वाला बच्चा जो होगा वो तो दूसरे वाले बच्चे को फीड करेगी, मिल्क फीड करेगी, तो पहला वाला जो बच्चा रहेगा उसको तो माँ का दूध मिलेगा नहीं।
1 साल से अभी कम का है वो, ध्यान रखना 1 साल से कम का बच्चा है, ठीक है? क्योंकि 1 साल से पहले प्रेगनेंसी होगी, तो 1 साल से कम का बच्चा है, तो पहला वाला, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक, खैर, तो हम ये कह रहे थे कि पहला वाला जो ये रहेगा, हाँ, ठीक है, हम ये कह रहे थे कि पहला वाला जो बच्चा है, वो 1 साल से कम उम्र का है और उसको मदर मिल्क मिल मिल नहीं रहा। मदर मिल्क एक कंप्लीट होता है, उसको कौन-सा फूड मिल रहा है? अगर उसको खिलाना-पिलाना चाहिए और अच्छे से खिलाना चाहिए, बैलेंस डाइट देना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसी डाइट उसको दी जा रही है जिसमें प्रोटीन की कमी भी रहेगी और एनर्जी की भी कमी रहेगी, तो क्या होगा? उसको जो है प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाएगी और उसको मैरस्मस हो जाएगा। मतलब मैरस्मस होने का मतलब ये है कि प्रोटीन की कमी होगी, तो बॉडी तो उसका बिल्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि मेनली हमारी बॉडी जो बिल्ट होती है वो प्रोटीन से होती है, ना उसका बॉडी अच्छे से बिल्ट हो पाएगा, ना उसका ब्रेन अच्छे से बिल्ट हो पाएगा, उसको फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है? फिजिकल दोनों में, ठीक है? दोनों डिजीज़ है, क्वेशरकोर और मैरस्मस, दोनों फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन कहने फिजिकल रिटार्डेशन अगर आप देखिएगा मैरस्मस का देखिएगा कि बॉडी एकदम बहुत ही लीन एंड थिन रहेगी, मतलब एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ बॉडी, ठीक है? एकदम पतला-दुबला रहेगा और खुद सोचिए अगर मान लीजिए कोई भी अगर आदमी में कोई भी चीज़ टाइट होती है, जैसे ये मान लो ये कपड़ा ही है, तो ये अगर एकदम टाइट रहेगा तो इसमें आपको रिंकल नहीं पता चलेगा और लूज़ पड़ जाएगा तो इसमें आपको रिंकल पता चलने लगता है। तो ज़ाहिर है उसकी बॉडी जो है वो लूज़ मतलब कि उसकी बॉडी उसका स्किन जो है एक्सट्रीम इमैसिएशन है, बहुत दुबली बॉडी है, उसका स्किन जो है पूरा टाइट नहीं हो पाएगा। इसके वजह से उसका थिन रहेगा क्योंकि प्रोटीन की कमी है, थिन रहेगा, ड्राई भी रहेगा, थिन भी रहेगा एंड रिंकल्ड स्किन रहेगा। किसका? मैरस्मस का रिंकल्ड स्किन रहेगा, ठीक है? थिन ड्राई एक्सट्रीम इमैसिएशन रहेगा और साथ-साथ जो है ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ब्रेन की जो अलग-अलग फैकल्टी है, अलग-अलग डिपार्टमेंट है, जो भी पार्ट्स है उसका भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। यानी फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन इसमें होगा। सेकंड अगर देखिएगा क्वेशरकोर का क्या रीज़न है? क्वेशरकोर का रीज़न ये होता है कि 1 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को होता है, ठीक है? ये ऐसी जगह पर होता है जैसे किसी भी रीज़न के वजह से, पॉवर्टी के वजह से, मैलन्यूट्रिशन के वजह से, पॉवर्टी के वजह से ऐसी जगह है जहाँ कहीं कोई वॉर वगैरह हो गई है जैसे, ठीक है, 1971 में आई थिंक 1971 में जो बांग्लादेश में जो वॉर हुई थी, वहाँ पर भी जो है वॉर टॉर्न एरिया में होता है, वहाँ पर भी ये बहुत सारे बच्चों को क्वेशरकोर हो गया था। क्यों हो गया था? कि देखो ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं होगा, ठीक है? अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से मैरस्मस, लेकिन प्रेगनेंसी सब ठीक-ठाक है, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि 1 साल से बच्चा जब तक तो माँ का दूध चलता रहा तब तो ठीक है, ठीक है? 1 साल तक चलता रहा तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद फिर क्या होगा? अगर उसको जो डाइट दी जा रही है, खाना-पीना जो दिया जा रहा है, उसमें प्रोटीन की कमी रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं, बैलेंस फूड नहीं रहेगा। प्रोटीन की कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा हेवी कार्बो चावल दे रहे हैं तो दे रहे हैं, अब ज़ाहिर है लड़ाई-झगड़ा जहाँ हो रहा है वहाँ तो कमी हो ही जाती है खाने-पीने की। तो वहाँ चावल दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ठीक है, दूध वगैरह ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट जो है वहाँ उस डाइट में ज़्यादा होगा। तो बताओ क्या होगा? यानी एक इतनी तो बात पक्की है कि प्रोटीन ही मेन जो है वो बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? कोई भी बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन प्रोटीन करता है। तो फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन तो उसका हो जाएगा, ना बॉडी बन पाएगी, ना जो है वो उसका जो है वो ब्रेन अच्छे से बन पाएगा। फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ब्रेन फैकल्टीज़ भी नहीं बनेगी, ब्रेन डिपार्टमेंट, ब्रेन का पार्ट्स, हाँ, आपको दिखने से लेकिन वो दिखेगा नहीं कि वो उसमें जो है क्वेशरकोर है। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि देखो, क्योंकि एनर्जी की कमी नहीं है, ठीक है? यानी कार्बोहाइड्रेट तो है, तो कार्बोहाइड्रेट के होने के वजह से बॉडी में, ठीक है, एक्सट्रीम एडेमा हो जाएगा। एडेमा का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, मतलब कि स्किन के नीचे जब पानी भर जाता है म्यूकस के फॉर्म में, तो उसको हम लोग एडेमा कहते हैं। तो ये उसकी बॉडी काफ़ी फूली-फूली सी रहेगी, एडेमा रहेगा बॉडी में। साथ-साथ सबक्यूटेनियस फैट कुछ थोड़ा-सा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को वो यूज़ नहीं करेगा तो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट करेगा? ठीक है? वो कन्वर्ट कर जाएगा फैट्स में। अब फैट जाकर के स्किन के नीचे सबक्यूटेनियसली स्किन के नीचे यानी कि स्टोर हो जाएगा। तो दिखने में वो काफ़ी जो है वो मोटा-मोटा सा रहेगा, लेकिन एक्चुअली में, ठीक है, उसकी देखिए पूरी बॉडी जो है वो मोटी-मोटी सी रहेगी, लेकिन लिम्ब्स वगैरह जो उसके रहेंगे वो बहुत ही पतले रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि देखो लिम्ब्स वगैरह पतला इसलिए रहेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन तो एक्चुअली नहीं ना बना है, वो तो, ठीक है, वो दिखने में ऐसा जो है वो बॉडी बिल्डर टाइप या मोटा-सा इस वजह से लग रहा है क्योंकि बेचारे को जो है वो फैट्स है उसके बॉडी में एडेमा है। एक्चुअल में प्रोटीन नहीं है, ठीक है? एक्चुअली में बॉडी बिल्ड मसल्स वगैरह बिल्ड नहीं हुई।
तो लिम्स जो है लीन एंड थिन रहेगी, ठीक है, लेकिन उसकी जो ये सब विसरा वगैरह वाला जो पार्ट है होता है वो काफ़ी जो है वो बल्की लगेगा ड्यू टू फैट के स्टोरेज की वजह से, फैट के स्टोरेज की वजह से। ऐसे आपको हमने पहले ही बता दिया था कुछ टाइलिन के बारे में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइलिन जो है अगर आप देखेंगे रूमिनेटिंग एनिमल्स में और प्रेडेटरी एनिमल, वो जानवर जो शिकार करके खाता है, टाइगर, लायन, और रूमिनेटिंग एनिमल जो रूमिनेशन करते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है, जैसे कि काऊ, ऑक्स, ठीक है, ये जो है गोट, ये सब में जो है वो टाइलिन एब्सेंट रहता है। डायस्टेमा जानते हैं क्या होता है डायस्टेमा? ठीक है, डायस्टेमा का मतलब होता है, जरा देखिएगा, डायस्टेमा का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो है इंसिजर, ठीक है, स्पेस ड्यू टू एब्सेंट ऑफ इंसिजर, स्पेस अपीयर्स, ठीक है, स्पेट फॉर्म्ड, या अपीयर्स नहीं, स्पेट फॉर्म्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैनाइन, ठीक है, कैनाइन नहीं रहता है, अगर मान ली कैनाइन अगर एब्सेंट रहेगा, मेनली कैनाइन जो है ये जो है हार्बिवोर एनिमल में एब्सेंट रहता है, अगर कैनाइन नहीं रहता है तो उस जगह स्पेस बन जाता है, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टेमा कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वैसे जानवर, ठीक है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, रूमिनेंट्स कहेंगे। ये देखिएगा, जैसे जैसे ये मान लीजिए वही, ठीक है, बकरी हो सकती है, बकरी, गाय, ठीक है, ये सब हो सकती है। इनका अगर आप देखते हैं, इनका जो चेम्बर रहता है स्टमक में जो है वो कितना चेम्बर रहता है, स्टमक में जो है वो 4 चेम्बर रहता है, ठीक है, स्टमक में ये इंटेस्टाइन वगैरह जो है ये प्रेजेंट रहेगा, ये 4 रहेगा, ठीक है। कौन कौन जो है अगर आप देखते हैं ये कौन कौन चेम्बर रहेगा, सबसे पहला र्यूमन रेटिकुलम ओमैसम एब ओमैसम, ठीक है, र्यूमन, ठीक है, रेटिक्यूलम, ठीक है, और ओमैसम, हम एक के बाद एक दिखा दे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, र्यूमन रेटिकुलम ओमैसम, ठीक है, ओमैसम, और एब ओमैसम, ठीक है, एब एब ओमैसम, ठीक है, एब ओमैसम। ये देखिएगा, ये क्या, एब ओमैसम जो है सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन चेम्बर सिक्रीट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक, वो स्टमक का, ठीक है, कौन सा, एबोमस सिक्रीट करता है, ठीक है। र्यूमन जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट। अब क्या होता है, ये सब जो जानवर होते हैं जब इनको खाना मिलता है तो बहुत तेजी के साथ वो काट काट के, चिबाते हुए नहीं, मैस्टिकेट नहीं करते, काट काट के जल्दी जल्दी जो है वो सब अपने कहाँ पे भर लेंगे, र्यूमन में भर लेते हैं। और र्यूमन में भरने के बाद जब, ठीक है, पूरा भर लिया र्यूमन को, ठीक है, जितना मिलना खाना मिल गया, अब उसके बाद आराम से जब इनको इत्मीनान हो जाता है, ठीक है, तो फिर आराम से यहाँ से खाना फिर से बकल कैविटी में लेकर के आते हैं, इसको मैस्टिकेट करते हैं, चिबाते हैं अच्छे से, और फिर से इसको वापस करते हैं, तब इनका जो है वो डाइजेशन होता है, ठीक है। यही इसी को, ऐसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स, ठीक है, ऐसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। मतलब ये रूमिनेशन कहता है, रूमिनेशन का मतलब जो होता है वही, ये जो यहाँ पर जुगाली जिसको कहेंगे, ये यहाँ पर फूड को बहुत देर तक जो है वो चिबाते रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन, ठीक है। और और ऐसे जानवर को हम लोग कहते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स कहते हैं, और उसके अंदर जो है र्यूमन एक चेम्बर होता है, ठीक है, किसमें, स्टमक में। तो ये हो गया आपको ओवरऑल जो है, ये सब तो आप जो है वो समझ ही रहे होंगे, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, यहाँ तक जो है, ठीक है, ये सब। अब हम लोग जो है वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक, ठीक है। अब ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। तो देखो एक आप देखेंगे जैसे हीट, हीट जो होती है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका जो अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, वो क्या है, हीट ही है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज मेजर, ठीक है, इज मेजर्ड, ठीक है, एज ए इज मेजर्ड, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ हीट, ठीक है, मतलब इज कैलकुलेटेड एज ए मेजर ऑफ हीट, ठीक है। देखो जैसे मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको आपको पता करना है ये ऑर्गेनिज्म में की कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग ये पता करेंगे, ठीक है, कि इसमें हीट की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम लोग मेजर कर लेंगे कि हीट इसको कितना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ क्या, अगर आप ये कहें मान लीजिए कोई फूड है, इसमें कितनी एनर्जी है, तो हम लोग ये पता करेंगे एनर्जी कंटेंट ऑफ दिस फूड, तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि इसमें कितनी हीट, मतलब इसको अगर जलाया जाएगा तो इससे जो है वो कितनी हीट निकलेगी, ठीक है। तो एनर्जी कंटेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ एनी फूड इज कैलकुलेटेड एज अ मेजर ऑफ हीट, ठीक है, हीट को ही हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, ये होगी वो हीट। तो अगर आप देखते हैं कि जैसे दो चीज़ है, एक तो होता है तुमको
एक तो होता है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, ठीक है, एक क्या होता है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होता है, ठीक है, फ्यूल वैल्यू हो जाएगा। और एक होता है कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू, कैलोरीफिक फ्यूल फ्यूल वैल्यू, एक टर्म तो ये हो जाएगा, रुक जाना। और एक होता है कैलोरी, कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी, ठीक है, रुक जाना एक सेकंड। देखो कैलोरी क्या होता है, अगर देखिए अगर मान लीजिए एक 1 ग्राम ऑफ वाटर है किसी बर्तन में, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, और आपने इसको हीट दिया, अभी इसका मान लीजिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर डिग्री से टेम्परेचर हीट लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी कहते हैं। कैलोरी किसको कहेंगे कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगती है उसी को आप कहते हैं कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी छोटा ये हो जाता है, बहुत छोटा जो है वो मेजर हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा मेजर लेते हैं, किलो कैलोरी लेते हैं, ठीक है। क्या मतलब, किलो कैलोरी में हम लोग 1 kg ऑफ वाटर ले लेते हैं, ठीक है, यानी 100 ग्राम 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 100 नहीं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री, जैसे मान लीजिए अभी 25 to 26, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी हीट लगती है उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, वो किलो कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू। आप ये जो जला रहे हैं वो कहाँ पर जला रहे हैं, ठीक है, ये जो आप जो टेम्परेचर देखो, कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू क्या हो जाएगा, रुक जाना। एक 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 कैलोरीमीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्ब्स कैलोरीमीटर, क्या कहेंगे, बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। ये बॉम्ब्स कैलोरीमीटर क्या होता है, ये एक स्टील चेम्बर होता है, ठीक है, ये जो है स्टील चेम्बर होता है, इंसुलेटेड, स्टील हीट जो है इससे बाहर नहीं आ सकती है, ठीक है। उसमें अगर आप कोई भी 1 ग्राम ऑफ फूड ले लीजिए, 1 ग्राम ऑफ फूड, कोई भी प्रोटीन ले लो, 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लो, न्यूक्लिक एसिड ले लो, कुछ भी ले, अगर आप 1 ग्राम ऑफ कोई भी फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को अगर जलाते हैं बॉम्ब्स कैलोरीमीटर के अंदर, तो जितनी हीट निकलती है उसी को आप क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू कहेंगे, कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू, ठीक है, ठीक है, कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू कहेंगे। और आप समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, और अगर जो है वो, ठीक है, कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू कहेंगे। और अगर मान लीजिए एक दूसरी चीज़ एक और हो जाती है कि एक दूसरी चीज़ एक और हो जाएगी कि कैलोरीफिक फ्यूल है, और दूसरा जो है ये तो एकदम आइडियल कंडीशन है बॉम्ब्स कैलोरीमीटर में। सेकंड जो कंडीशन होता है कि हमारे सेल में भी, हमारे सेल के अंदर भी जो है ये सब जो है वो प्रोटीन्स वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब जलता है। तो अगर हमारे सेल मतलब बॉडी के फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली मतलब बॉडी के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म होता है उससे जितनी चलती है, ठीक है, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ से, उसी को आप क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आइडियल कंडीशन उतनी नहीं है, इसमें तो बॉडी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा जो है वो ये रहता है, तो ये जो है अगर देखेंगे तो बहुत सारा ये रहता है। अगर आप देखते हैं तो दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे अगर आप देख लीजिए कि जैसे तुम ये देख लो, कार्बोहाइड्रेट का देख लो, प्रोटीन का देख लो, और लिपिड का देख लो। प्रोटीन का जो है 5.45, इसका 4.1, और इसका जो है वो शायद इसका जो है, एक मिनट, इसका 4 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग 45 है, कुछ 9 पॉइंट, ठीक है, अगर आप देखते हैं, ठीक है, 9, ठीक है, 9 पॉइंट, ये अगर आप देखेंगे है 9.45 किलो, किलो कैलोरी पर ग्राम, ये भी किलो कैलोरी पर ग्राम। देखिए ये कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू है, ये फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू है, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर, ठीक है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बाउंस में जलाएंगे तो 1 ग्राम, ठीक है, कितना किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी निकलेगी, 4.1 निकलेगी, ठीक है। और अगर उसको बॉडी में अगर सेल के अंदर जलाएंगे तो 4 किलो कैलोरी निकलेगी। प्रोटीन्स को अगर जलाएंगे तो 5.45 किलो कैलोरी निकलेगी 1 ग्राम को अगर जलाते हैं। और वही जो है, ठीक है, इसमें मतलब सेल में जो है फिजियोलॉजिकल वो 4 निकलेगा, 4। और लिपिड को अगर जलाएंगे 9.45 किलो कैलोरी निकलेगी अगर 1 ग्राम जलाते हैं, वही
इसमें अगर जलाते हैं मतलब सेल में अगर जलाएंगे तो 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी निकलेगी। एक बात आप बताइए, बेस्ट सूटेड सबसे अच्छा जो है वो फ्यूल की कौन है हमारे लिए बॉडी के लिए सबसे अच्छा फ्यूल कौन है? देखो कार्बोहाइड्रेट है। देखो कार्बो कि हमारी जो बॉडी ज़रा का फर्क है, 0.1 का सिर्फ फर्क हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, हमारे बॉडी में जलने के लिए आइडियल फूड है, ठीक है, आइडियल सबस्ट्रेट है, ठीक है। उसको हमारी बॉडी को ऐसा बनाया ही गया है कि वो क्या किया जा सके, कार्बोहाइड्रेट ही को जलाया जा सके। हाँ, जब मजबूरी सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग लिपिड को यूज करते हैं। लिपिड भी ठीक है 9.45 आइडियल कंडीशन में, और हमारी बॉडी उतनी आइडियल नहीं है, थोड़ा सा 4.45 का। लेकिन ये प्रोटीन, जब लिपिड भी खत्म हो जाता है तो फिर प्रोटीन जलने लगता है। प्रोटीन एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग के लिए है, ठीक है, ये कोई जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए, कोई फ्यूल देने के लिए नहीं है, एनर्जी देने के लिए नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसको जलाया जाता है। आइडियल कंडीशन में फ्यूल का जलाइएगा, प्रोटीन को जलाइएगा 5.45 होगा, और नॉन आइडियल कंडीशन जो हमारे बॉडी का है तो सिर्फ कितना मिलेगा, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगा। तो ये हो गया आपको। अच्छा, एक दो चीज़ और जो है हम भूल गए, ज़रा सा एक चीज़ ध्यान रखना ज़रा सा, टंग के बारे में, ठीक है, टंग 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 के बारे में जो है वो हम थोड़ा सा बताना भूल गए थे। ये जो है वो हम टंग के बारे में हम तुम है वो बता देते हैं कि अभी रुको टंग। अब ज़रा सा यहाँ से ज़रा सा हम लोग देखो टंग के बारे में देख लेते हैं। टंग, ठीक है, यही जो है वो अगर आप देख रहे हैं टंग है, और इसमें टंग है, ठीक है, इसमें जो है इस टंग का 2 पार्ट है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट को फेरेंजियल पार्ट कहते हैं, यहाँ से नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, ओरल पार्ट कहते हैं। तो फेरेंजियल पार्ट ये, क्योंकि ये पोस्टीरियर इधर से जो है वो, इधर से जो है वो फेरिंग्स के साइड में प्रेजेंट रहेगा, बैक साइड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और वो अटैच रहता है, इसलिए फेरेंजियल पार्ट कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके फेरेंजियल पार्ट में टॉन्सिल्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉन्सिल्स ये सब जो है इस तरह से रहता है, क्योंकि ये टॉन्सिल जो है वो लिंगुआ, टंग को और हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगुआ भी कहते हैं, लिंगुआ में प्रेजेंट रहता है, इस वजह से लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक गड्ढा रहेगा, नाली, नाली होता है ना, नाली, ठीक है, लेटरल एक जो है वो गड्ढा रहता है, ठीक है, ये लंबा सा, इसको हम लोग सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, ठीक है, सल्कस का मतलब गड्ढा ही होता है, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। और ये यहाँ पर आप देखें, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों नाली है और यहाँ पे मेन होल है, और मेन होल पे नाली जो है वो कोई चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा गड्ढा रहता है जिसको हम लोग फोरामेन सीकम, एक गड्ढा रहता है फोरामेन, जिसको कहेंगे फोरामेन सीकम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, अभी हम लोग पैपिला की बात करते हैं, ठीक है, पैपिला, पैपिला का मतलब होता है उभार, ठीक है। ये टंग पे अगर आप देखेंगे, टंग जैसे ये, इस पे छोटे छोटे उभार रहते हैं, ठीक है, पैपिला, और इसी में जो है वो टेस्ट बड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट? टेस्ट बड प्रेजेंट रहता है। अगर मान लीजिए पैपिला बहुत छोटा होगा तो टेस्ट बड तो नहीं होगा, अगर पैपिला बड़ा होगा तो टेस्ट बड होगा। बेसिकली जो है वो ह्यूमन में 3 ही तरह का पैपिला होता है। यहाँ पर देखिए, सल्कस टर्मिनलिस में बहुत बड़ा सा जो है वो पैपिला, वही उभार रहता है, ये काफ़ी बड़ा सा रहेगा, ये लार्जेस्ट रहता है, 8 से लेकर के 12, ठीक है, कितना नंबर में रहेगा, 8 से लेकर 12 रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना बड़ा रहेगा, तो बताओ उसमें टेस्ट बड रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और ये टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, सरकमवैलेंट, ठीक है। सेकेंड जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये फॉलिएट पैपिला, फॉलिएट का मतलब होता है लीफ, ठीक है, लीफ की तरह जो है वो पैपिला होता है, ये मैन में एब्सेंट होता है, लीफ लाइक, ठीक है। और पूरे टंग पे अगर आप देखेंगे, ये सब जो है, ये सब पूरे टंग पे ये फंगी फॉर्म पैपिला रहता है, ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है, और बहुत जो है वो आपको जो है बहुत छोटा भी नहीं रहता है, और ठीक ही रहता है, ठीक है। तो इतना इसका साइज बहुत छोटा भी नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, वाइट कलर का होता है, इस वजह से इसमें टेस्ट बड जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और पूरे होल टंग पे रहेगा। इसीलिए जो हमारे पूरे होल टंग का जो कलर वाइट होता है वो किसके वजह से होता है? वो इसी फंगीफॉर्म पैपिला के वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर आगे के साइड में, हालांकि पूरे में प्रेजेंट रहता है, लेकिन टिप ऑफ द टंग पे ये वाला पैपिला जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसको आप कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीन का मतलब होता है थ्रेड लाइक, बहुत पतला रहेगा। अब तुम बताओ, इतना छोटा पैपिला, हालांकि पूरे टंग पे प्रेजेंट है, ठीक है, पूरे टंग पे, लेकिन कहाँ पर ज़्यादा रहेगा? टिप ऑफ द टंग पे ये काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्योंकि इसका कलर रेड कलर है, इसी वजह से आप देखिएगा हमारे टंग का जो टिप होता है उसका कलर क्या हो जाता है? रेड कलर जाता है, इसी की वजह से, ठीक है। नोट इसमें टेस्ट बर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, टिप ऑफ द मेजरली टिप ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट रहेगा, मेजरली टिप ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट रहेगा, और ये स्मॉलेस्ट रहता है, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिला। अब देखिए, ये आप देखेंगे जैसे टेस्ट का जो है वो कौन कौन सा रीजन होता है।
जैसे देखो ऐसे तो ऐसे जैसे ये वाला रीजन देखेंगे, ये वाला मेजरली यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो मेजरली बीटर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बीटर टेस्ट को ये डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो ऑलमोस्ट सभी जगह पर रहेगा, लेकिन जो जहाँ पर ज़्यादा रहता है बीटा टेस्ट जो डिटेक्ट होता है वो बेसिकली यहाँ पर से होता है। सावर मतलब खट्टा टेस्ट, यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड जो रहते हैं इस एरिया में और इस एरिया में, वो बेसिकली सावर खट्टे टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट रहेंगे मेनली स्वीट को, मतलब कि मीठा का जो मज़ा होता है उसको ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। और ये वाला सबसे ज़्यादा हम लोग नमकीन ही को डिटेक्ट करते हैं। ये वाला जो पूरा ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरे एरिया में जो है वो टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट रहेंगे वो सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे, सॉल्टी टेस्ट को। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टंग हो गया, ठीक है। टंग के बाद फिर हम लोग टॉन्सिल्स, ठीक है, किसके बारे में देख लेंगे, टॉन्सिल्स के बारे में। एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन आप जानते हैं। ऐसे ही लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो आपको इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। उसको पेयर्स पैच कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। ड्यूडेनम में नहीं प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। ड्यूडेनम में वो बहुत एक्टिव साइट ऑफ डाइजेशन बहुत ज़्यादा, उसमें ग्लैंड्स रहते हैं, क्रिप्ट लिबरक्यूहेम रहेगा, ड्यूडेनल ग्लैंड रहेगा जिसको, ठीक है, ब्रूनस ग्लैंड भी कहते हैं, जो सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं नेजो, यहाँ पर जो है वो आपको ये जो कितने तरह का टॉन्सिल हो सकता है, ये एक तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, ये तीन तरह का हो सकता है, और ये लिंगुअल टॉन 4 तरह का हो सकता है। दिखने में ऐसा लगेगा जैसे ये चारों तरह के टॉन्सिल जो है एक रिंग में, इमेजिनरी रिंग है, रियल रिंग नहीं है, एक इमेजिनरी रिंग के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। और इसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को आप कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको आप, वॉल्डेयर्स रिंग कहेंगे, इसी को आप कहते हैं। ये जो अगर आप देख रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे, वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा कहाँ पर ये पहला वाला कौन सा टॉन्सिल है, ठीक है, पहला क्या है, फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। फेरेंजियल टॉन्सिल जो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स, देखो यहाँ है ये, इसके अगर आप पीछे जाइएगा तो नेजोफेरिंग्स होता है, तो नेजोफेरिंग्स में जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल्स में। जैसे अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो है, ठीक है, यहीं पर जो है वो क्या रहेगा, फेरेंजियल टॉन्सिल रहेगा, देखो नेजोफेरिंग। और थोड़ा क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्यूबल टॉन्सिल मिलेगा। ये देखो ये सब क्या है, ट्यूबल टॉन्सिल मिलेगा। थोड़ा सा जो है आप इधर आए हैं, ठीक है, ट्यूबल टॉन्सिल, और यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब, वही लिखा हुआ है नेजोफेरिंग, मतलब लैटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंग। जैसे मान लीजिए ये पूरा ऐसे है, यहाँ पर नेजोफेरिंग्स है, यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा, फेरेंजियल टॉन्सिल रहेगा। थोड़ा सा आप इधर आएंगे, ठीक है, नेजोफेरिंग थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स में, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्यूबल टॉन्सिल्स मिलेगा, यूस्टेशियन ट्यूब भी मिलेगी, ठीक है। और एक तरह से कह लीजिए कि जहाँ जैसे फेरेंजियल टॉन्सिल खत्म हो रहा है जहाँ तक, वहीं पर जो है वहीं से क्या स्टार्ट हो जा रहा है, ट्यूबल टॉन्सिल स्टार्ट हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग न्यूड विथ फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल से ये कंटिन्यूड हो जाएगा। उसके फिर पैलेटाइन टॉन्सिल, ये जो आप देख रहे हैं ये पैलेट में प्रेजेंट रहेगा। देखो फेरिंग्स अगर आपने देखा, ठीक है, नेजो फेरिंग्स में फेरेंजियल टॉन्सिल्स, फिर जो है इधर जो है ट्यूबल टॉन्सिल, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर से थोड़ा सा इधर आएंगे, पैलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, पैलेट स्टार्ट हो गया, पैलेट, ठीक है। तो फेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, यहाँ पर आ जाइए, इस एरिया पैलेट है यहाँ से। तो पैलेट में एक आर्क होता है, ठीक है, पैलेट में एक साइनस होता है, गड्ढा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉन्सिलर साइनस। वहीं पर ये जो है ये आपको, ठीक है, वो पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, पेयर में रहेगा, ये दोनों जो है ये प्रेजेंट रहेगा, यही पर प्रेजेंट है। इन्फेक्शन इसी में जाता है, इन्फेक्शन लगता है तो ये इसी का साइज बड़ा हो जाता है, तो फिर दिखने लगता है, यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये जो टॉन्सिलर साइनस है, दो तरह का आर्क होता है, पैलेटोग्लोसल आर्क, पैलेटोफेरेंजियल आर्क, याद कर सकते हो इसको। पैलेटोग्लोसल पैलेटोफेरेंजियल आर्क के बीच में जो है एक साइनस रहता है, टॉन्सिलर साइनस, वहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट रहेगा। और सबसे लास्ट में यही है, ठीक है, जब आप पैलेट जो है यहाँ से पैलेट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट, यहाँ पर टंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, टंग के बैक साइड में जो है वो फेरेंजियल, ऐसा लगता है जैसे ये एक रिंग में जो है वो क्या प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, वॉल्डेयर्स रिंग। तो लिंगुअल टॉन्सिल जो है वो बैक साइड, ठीक है, टंग के पोस्टीरियर पार्ट में जो है, फेरेंजियल पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। इतने तरह का क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टॉन्सिल हो जाएगा, इतने तरह का, ठीक है।